क्लास 10th चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे जो कि है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें जो पार्ट नंबर 8 है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे जो पहले वाले पार्ट हैं यानी पार्ट 1 से लेकर 7 तक वो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिए थे। तो अब पार्ट नंबर 8 जो है इसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ जी। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी form an equation whose roots are 3 ओमेगा and 3 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि अगर इसका क्यूब लिया जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं एक 3 ओमेगा होंगे और एक 3 ओमेगा स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन रूट्स आर एक जो रूट है वो 3 ओमेगा है और दूसरा जो है वो 3 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है जी। अब जो इसे नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि जो इक्वेशन बनाने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस टाइम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में s और p की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। s मीन्स सम ऑफ द रूट एंड p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो s जो है सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप ये जो गिवन रूट्स हैं इनकी वैल्यू इसमें पुट करें, यानी एक रूट है 3 ओमेगा और दूसरा है 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये विद इन ब्रैकेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और ये बात हम जानते हैं कि जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। यानी कि हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है उसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इनका जो सम का आंसर है वो 0 आता है। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें लेफ्ट साइड पे और 1 को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये -1 के इक्वल आ जाता है। यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? -1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1 और जब आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आपको आंसर में मिल जाएगा। यानी s की जो वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है। तो हमें s फाइंड हो गया। अब हमने p फाइंड करना है। ठीक है, तो p के लिए अब इस जो है प्रोडक्ट लेंगे हम, इन्हीं जो गिवन रूट्स हैं इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो 3 ओमेगा को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और ओमेगा की पावर ये 1 और ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होके चूँकि बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्यूब आ जाएगा और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9। तो हमारे पास जो p है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है उसका जो आंसर आया है वो 9 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं देयर फॉर इक्वेशन ई क्यू एन, ये शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेशन की। देयर फॉर इक्वेशन जो 1 है बिकम्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगी जी? इसमें आप जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा तो एज इट इज़ रहेगा, एस की जगह आप लिखेंगे -3। ठीक है, यहाँ पर -3 इंटू एक्स और p की जगह आप लिखेंगे 9, p की जगह आप लिखेंगे 9 और इक्वल्स टू 0। अब नेगेटिव नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आ जाता है साइन, तो एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3x और +9। तो ये वो इक्वेशन है जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसके के रूट्स जो हैं वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर थे। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है, रिमाइंडर भी फाइंड करना है और कोशेंट भी फाइंड करना है, जबकि हमें जो मतलब जो इसमें डिविडेंड है और डिवाइज़र है वो गिवन है। ठीक है,
तो हम यूं लिखेंगे कि जो पॉलिनोमियल जिसको कि हमने डिवाइड करना है, जो कि डिविडेंड है, वो क्या है, पी ऑफ एक्स है, और वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² और प्लस 2। ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिवाइज़र है वो x-2 है। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद इसकी टर्म्स को स्पेसिफाई कर लें तो एक्स क्यूब जो है उसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 3 है, तो हम इसको 3x² लिखेंगे, और इसमें एक टर्म मिसिंग है x वाली, तो इसको हम 0x लिखेंगे। 0 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 ही बना देगा, और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो वही नंबर दोबारा आता है, और लास्ट में हम लिख देंगे +2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब जो डिवाइज़र है d ऑफ x, वो है जी हमारे पास x-2। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम डिवाइज़र को हम कहते हैं कि अगर वो x-1 के इक्वल है, या अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लें तो x-2 अगर 0 के इक्वल पुट किया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाती है जी, x जो है वो इक्वल टू 2 आ जाता है। या अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जिससे हमने डिवाइड करना स्टार्ट करना है, ठीक है, वो नंबर है 2। ठीक है, जो कि सिंथेटिक डिवीजन जब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, तो इसमें 2 जो है उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहले हम लाइंस लगा लेते हैं इस तरीके से, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब इससे ऊपर जो एक आप समझे अरेंजमेंट है, लाइन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसमें हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो कि हमारे डिविडेंड के हैं, यानी कि जैसे आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख रहे हैं वो 1 है, यानी 1 टाइम एक्स क्यूब है, 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर जो है वो 3 टाइम है, तो 3 टाइम एक्स स्क्वायर, आप सिर्फ इसका कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे 3। फिर 0 टाइम एक्स है तो आप यहाँ पे सिर्फ 0 लिखेंगे, और उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, जो पहली टर्म होती है, मतलब पहला जो कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट जिसे हम कहेंगे, उसे आपने एज इट इज़ नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा एज इट इज़ नीचे। अब 1 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 आता है, वो आपने इधर लिखना है, यानी 1 और 2 इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आपने उसका आंसर इधर लिखना होता है। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो ये आता है आंसर 5। अब 5 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 10। अब 10 और 0 को ऐड करेंगे, क्या आंसर आता है, 10। ठीक है, अब 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है, 20। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 22। ठीक है, अब जो ये 22 आपके पास आंसर आया है, अब इसे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आगे अब कोई नंबर नहीं रहा, तो ये जो 22 आया है इसे हम कहेंगे कि ये बच गया है, यानी कि ये रिमाइंडर है। ठीक है, जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हम जब कोशेंट और रिमाइंडर की बात करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी जो कोशेंट है जिसे मैं क्यू ऑफ एक्स कह रहा हूँ वो इस तरह मैं लिखूंगा कि ये जो 1 आया है, अब चूंकि आफ्टर 1 डिवीजन जो है, जो हमारा पोलिनोमियल गिवन था उसकी 1 डिग्री कम होगी, यानी अगर ये एक्स क्यूब था तो अब ये एक्स स्क्वायर रह गया, यानी जो कोशेंट है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये फर्स्ट जो लीडिंग टर्म है उसका जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है लीडिंग टर्म का, ये एक्सल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद जो 5 लिखा हुआ है +5 ये एक्स का कोफिशिएंट है, और जो ये 10 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, और जो रिमाइंडर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो हमारे पास क्या आया हुआ है, वो हमारे पास आया है 10। ठीक है, तो सॉरी 22 आया है, तो रिमाइंडर जो है अगर हम उसको भी लिख दें यहाँ पर कि रिमाइंडर जो आया है, रिमाइंडर जो है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 22। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है 10th, इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो डैट x-2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना होगा कि x-2 वाकई ही फैक्टर है इस गिवन पोलिनोमियल का। ठीक है, यानी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें p ऑफ x जो है जो गिवन पोलिनोमियल है उसको हम लिख लेते हैं, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, अब x-2 जो है इसका अगर फैक्टर है तो यहाँ से हम पहले जो है जो नंबर हमने यहाँ पर लिखना होता है, यानी x-a जो है इसको x-2 के बराबर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमें a जो है वो मिल जाता है वो 2 के इक्वल है, यानी जो हम नंबर जिससे डिवाइड करना शुरू करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में वो 2 है। ठीक है,
अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये वाकई फैक्ट मतलब x-2 इसका फैक्टर है या नहीं? तो ये हिस्सा पता चलेगा कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। यानी बाय फैक्टर थ्योरम अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो तो गिवन जो डिवाइज़र होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ चलें स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन में हम यूँ करते हैं कि टू पहले लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पे टू लिख लेते हैं। अब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में पहला जो कोफिशिएंट है वो वन है, ठीक है। एक्स क्यूब चूँकि वन टाइम है, फिर एक्स स्क्वायर वन टाइम है, फिर वन आएगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। एक्स जो है वो -7 है उसका कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ डाउन लाना होता है तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आंसर आता है। 2 इधर लिखेंगे हम, 2 और 1 ऐड होके 3 आंसर आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है। 6 में -7 ऐड करेंगे -1 आंसर आता है। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आंसर आएगा। यानी यहाँ से हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आया है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो तो बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन डिवाइज़र इट इज़ अ फैक्टर। तो इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस आर जो है रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो आया है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर जो x-2 है इज़ अ फैक्टर ऑफ x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और जो गिवन इक्वेशन है वो है 2p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3q टाइम x माइनस 4r इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें हम ये लिख रहे हैं कि गिवन जो हमें मतलब जो इक्वेशन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि 2p टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3q टाइम्स जो है वो x है और -4r है, और ये इक्वल है किसके, ज़ीरो के, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें a, b और c की वैल्यू जो है वो पता चल सकती है। यानी x² का जो कोफिशिएंट है जो a होता है वो इस केस में 2p है, b जो कि x का कोफिशिएंट है वो इस केस में 3q है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है -4r, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो हैं उसका जो फाइंड करने का फार्मूला है एस फॉर सम, ठीक है, वो होता है -b, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी -b/a, ठीक है। तो आप इसमें माइनस b की वैल्यू 3q है और a की वैल्यू है 2p, ये पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो सम ऑफ द रूट्स हैं उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है उसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो उसको हम जाहिर करेंगे यानी रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ, और उसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म जो हमारे इस क्वेश्चन में या गिवन इक्वेशन में है वो -4r है, ठीक है, वो हम लिख देंगे, और a जो है वो 2p है। तो यहाँ पे कैंसलेशन होगी, ठीक है। अगर हम कैंसलेशन करें तो ये देखें 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ठीक है। तो यहाँ पर -2r ऊपर आ जाएगा और डिवाइज़र में आ जाएगा p, तो -2r डिवाइडेड बाय p, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है उसका आंसर आ गया है। तो इसी के से ये क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि अभी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा।